हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने AC सर्किट से रिलेटेड चैप्टर कर लिया है और आज की क्लास में हम इस सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैप्टर को नहीं किया हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि DC धारा की स्थिति में क्या होता है ऑप्शन ए दे रखा है हमारे को, धारा की दिशा और परिणाम क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है। ऑप्शन बी क्या है, धारा की दिशा और परिणाम समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, धारा का परिमाण क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी दे रखा है, धारा का परिणाम जो है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, DC धारा के बारे में जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम मैंने आपको AC और DC के बीच में डिफरेंस बताया था। तो मैंने आपको DC धारा की विशेषता बताई। DC धारा कौन सी धारा होती है, जिस धारा का मान और परिमाण जो होता है, ठीक है, मान और परिणाम या फिर उसको परिमाण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं DC करंट में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक संधारित्र क्या करता है 10 वोल्ट पर, एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम का आवेश संग्रह करता है यानी कि स्टोर करता है। इसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। एक संधारित्र है जो कि क्या कर रहा है 10 वोल्ट पर, ठीक है। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 0.24 कूलाम को क्या कर रहा है, आवेश स्टोर कर रहा है। तो इसकी धारिता क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी धारिता कैसे निकलेगी। तो फ्रेंड्स, धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है, तो वो हम देख लेते हैं। Q बराबर में C/V, ठीक है। धारिता किसी सर्किट की यानी कि धारिता किसकी निकलती, संधारित्र की। तो संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र क्या होता है, Q बराबर C/V, ठीक है। तो इसमें C की वैल्यू हमारे पास यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 0.24। तो 0.24 आ गया, ठीक है। 0.24, ठीक है। 0.24 बट्टा, अब हमारे को वोल्टेज कितना दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज हमारे को कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। वोल्टेज कितना दिया हमारे को 10 वोल्ट दिया है। 0.24 बट्टे में 10, तो ये पॉइंट उड़ा है, नीचे कितने रहेंगे, 0 आएंगे, 2 0। तो अगर इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आंसर 0.024, ठीक है। क्योंकि ऊपर जब इसको ले जाएंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.024, ठीक है। क्योंकि 3 संख्या से पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन ऐसे समझ में आया होगा। क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है कि एक संधारित्र है जिसकी वोल्टेज दे रखी है हमारे 10 वोल्ट है और उसकी चार्ज बता रखी है कि इतना आवेश इकट्ठा कर रहा है यानी कितना कर रहा है 0.24। तो उसकी धारिता पूछी, धारिता कैसे निकलेगी, Q से, ठीक है। संधारित्र धारिता को Q से डिनोट करते हैं। तो Q बराबर क्या था, C/V। तो C की वैल्यू हमारे दे रखी है 0.24 बट्टे में, अब V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 वोल्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर 0.024 फेरेड आंसर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन ऐसे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि 3-15 मेगा फेरेड के संधारित्र, ये फ्रेंड्स 15 मेगा फेरेड है, ठीक है। कैपिटल MF है यानी कि मेगा फेरेड। मेगा फेरेड में कितना होता है फ्रेंड्स 10⁻6 होता है, ठीक है। अगर माइक्रो फेरेड हो तो कितना होता है 10⁻−6 होता है, ठीक है। और मिली का अगर बोल दे तो मिली में कितना होता है 10⁻³ फेरेड होता है, ठीक है। और नैनो में कितना होता है 10⁻9 होता है। और अगर किलो पूछ ले तो किलो में कितना होता है 10⁻3 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि यदि 3
15 मेगा फेरेड के, यदि तीन 15 मेगा फेरेड के क्या है संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो उनकी तुल्य धारिता कैसे निकलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, कोई भी संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो उनका तुल्य धारिता कैसे निकल जाती है। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1/CT बराबर 1/C1 1/C2 प्लस में 1/C3 से निकलती है। तो हमारे को कितना दे रखा है, 1/15 C1 की वैल्यू है, 1/15 ये C2 की वैल्यू और 1/15 ये C3 की वैल्यू है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे कितना है एलसीएम 15 और एक कितना है 3/15। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 15/3। ठीक है, जब हम इसको उल्टा करेंगे कितना आएगा 15/3। तो 15/3 कितना होता है 5। ठीक है, 15/3 कितना होगा 5 मेगा फेरेड होगा। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेथड हार्ड लगा हो तो एक तरीका और इसका। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको देख लेते हैं। हमारे को तीन क्या दे रखे 15 मेगा फेरेड की क्या दे संधारित्र दे रखे। ठीक है, जब भी हमारे को क्वेश्चन में सेम क्या दे रखी हो वैल्यू दे रखी हो तो उनकी धारिता टोटल कैसे निकाल जाती है तो देख लेते हैं। सीधी सबसे पहले क्या रखते हैं ऊपर वैल्यू 15 मेगा फेरेड, उसके बाद में टोटल संधारिता कितना है 3, तो 15/3 कितनी होगी 5 मेगा फेरेड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंडीशन कब लगेगी, ये कंडीशन तब लगती है जब संधारित्र सेम वैल्यू की हो। ठीक है, और वो किस क्रम में जुड़े हो श्रेणी क्रम में। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स हम प्रतिरोध जब होता है प्रतिरोध का समांतर क्रम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, प्रतिरोध में क्या होता है कि भाई हमारे को 2 या फिर 4 रजिस्टेंस है वो समांतर क्रम में कनेक्टेड है, 4 संधारित्र है 4 जो रजिस्टेंस है वो किस क्रम में कनेक्टेड है, वो हमारे कनेक्टेड है मान लो समांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो 4 ओम के रजिस्टेंस और कितने हैं 2 है, तो कितने हो गए 2 ओम हमारा रजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा रजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही किसकी संधारित्र की धारिता की बात हो रही है। तो संधारित्र की जो टोटल धारिता निकल जाती है श्रेणी क्रम वो कैसे निकलती है 1/CT वाले फॉर्मूले से निकलती है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स श्रेणी क्रम की जब बात होती है संधारित्र की जब श्रेणी क्रम की बात होती है तो इसमें टोटल जो धारिता होती है वो हमेशा कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, संधारित्र की श्रेणी क्रम में टोटल जो धारिता थी वो हमेशा कम निकलती है। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है हमेशा इसका उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा आप संधारित्र मान सकते हो। ठीक है, अगर यही प्रतिरोध होता है यहाँ पर तो प्रतिरोध में क्या होता हम क्या लिखते हैं प्रतिरोध का श्रेणी क्रम सूत्र R1 + R2 + R3 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम किसका है संधारित्र का। तो संधारित्र हमेशा उल्टा होता है। बाकी हम जितने भी इंडक्टर लेते हैं यानी कि L लेते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम जैसे लेते हैं L के अलावा जैसे हम मानते हैं L मानते हैं और R मानते हैं, तो L और R जो होता है यानी कि इंडक्टर और रजिस्टर, तो उनका श्रेणी क्रम क्या निकलता है सीधा ही R1 + R2 R3 के फॉर्मूले से निकलता है। लेकिन मेरा संधारित्र क्या होता है रजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल संधारित्र का श्रेणी क्रम सूत्र निकलता है वो क्या निकलता है 1/C1 + 1/C2 और 1/C3 निकलता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम क्या रखें 1/15 1/15 1/15 रखें। ठीक है, 15 एलसीएम ये इनका जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3/15, जब इसको उल्टा करेंगे कितना आएगा 15/3 आएगा, तो कितना होगा 5 मेगा फेरेड होगा। ठीक है, कितना आंसर होगा 5 मेगा फेरेड होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप क्वेश्चन अच्छे समझ में। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 5 मेगा फेरेड होगा। इजी सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ नहीं। इसमें संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन दिया है और किस क्रम में संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो टोटल इनकी क्या निकालनी धारिता निकाल, तो टोटल धारिता सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। धारिता की इकाई होती है यानी कि कैपेसिटेंस की इकाई कितनी क्या होती है, तो कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स फेरेड होती है। ठीक है, धारिता की इकाई यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है फेरेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चालकता किसके अनुरूप होती है, चालकता किसके अनुरूप होती है, तो चालकता किसके अनुरूप होती है, तो चालकता धारणशीलता अलग होती है। धारणशीलता तो क्या होती है किसी चुंबक की धारण करने की क्षमता, वो क्या होती है धारणशीलता होती है। और प्रतिरोधकता ये एकदम अलग है। ठीक है, और प्रेरकता किसको बोलते हैं इंडक्टेंस को बोलते हैं, इंडक्टिव को भी बोलते हैं। ठीक है, चालकता किसके अनुरूप होती है हमेशा पारगम्यता के ही अनुरूप होती है। ठीक है, चालकता जो होती है पारगम्यता के अनुरूप होती है यानी कि समान होती है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स पारगम्यता का अगर मैं
आपको मीन्स बताऊँ। अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ पारगम्यता की, इसको हम बोलते हैं चुंबकनशीलता। ठीक है, पारगम्यता का मतलब क्या है? चुंबकनशीलता। यानी क्या होता है कि ये क्या करता है, चुंबक के क्षेत्र के मार्ग में क्या होती है, जो कि बाधा आने से रोकती है। ठीक है, पारगम्यता की यानी कि इसको बोलते हैं चुंबकनशीलता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, पारगम्यता को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? चुंबकनशीलता भी बोलती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चालकता क्या होती है? पारगम्यता के अनुरूप होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी प्रेरक के परिपथ में आवर्ती का मान बढ़ाया जाए तो प्रेरक के प्रतिघात का मान क्या होगा फ्रेंड्स? बढ़ेगा। ठीक है, यदि किसी प्रेरक के परिपथ में हम क्या करें, आवर्ती का मान बढ़ेगा तो प्रेरक के प्रतिघात हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या होता है? 2πfl। तो इस अगर मैं 2π और l की अगर मैं वैल्यू क्या कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ, तो एक्सएल मेरे किसके समानुपाती होगा? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए प्रेरक के परिपथ में अगर मैं क्या करूँ, आवर्ती को बढ़ाऊँ, तो प्रेरक के प्रतिघात यानी कि मेरा एक्सएल क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रभावी मान क्या होता है? प्रभावी मान क्या होता है फ्रेंड्स? फॉर्म फैक्टर, औसत मान या फिर आरएमएस वैल्यू। तो प्रभावी मान क्या होता है? आरएमएस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? प्रभावी मान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 8। दो कॉइल है जिन्हें क्या किया गया? श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। ठीक है, क्रमशः 2H यानी कि 2H का मतलब क्या है? 2 हेनरी। ठीक है, 2 हेनरी और 4 हेनरी इंडक्टेंस मान की है। इस कॉइल की टोटल इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी? इस कॉइल की टोटल इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स टोटल इंडक्टेंस किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो टोटल इंडक्टेंस इजीली निकल जाएगा L1 प्लस में L2। ठीक है, L1 प्लस में L2, तो 2 + 4 कितना होगा? सभी को पता है 2 + 4 कितना? 6 होता है। तो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा सर्किट का? 6 हेनरी होगा। ठीक है, टोटल जो इंडक्टेंस होगा सर्किट का वो कितना होगा? 6 हेनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। श्रेणी रेजोनेंस परिपथ के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपको फ्रेंड्स 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं, उसमें से आपको एक कथन पहचान है जो कि श्रेणी रेजोनेंस सर्किट यानी कि सीरीज अनुनादी परिपथ के संदर्भ में जो सही स्टेटमेंट है, सही कथन है, उनको चूज करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, कि श्रेणी रेजोनेंस परिपथ के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इस परिपथ में परिणामी रिएक्टेंस का मान अधिकतम होता है, ये ऑप्शन गलत है। अधिकतम रिएक्टेंस, इस परिपथ में परिणामी रिएक्टेंस का मान अधिकतम नहीं होता, न्यूनतम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं। इस परिपथ में धारक प्रवाह न्यूनतम होता है, नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंस का मान क्या होता है? कम होता है, इसलिए धारक प्रवाह क्या होगा? अधिकतम होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी दे रखा है, परिपथ का शक्ति गुणांक 1 से कम होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि श्रेणी अनुनादी परिपथ हो चाहे समांतर अनुनादी परिपथ हो, इन दोनों का जो परिणामी जो शक्ति गुणांक होता है, ठीक है, परिपथ का जो शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है, परिपथ का परिणामी रिएक्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि श्रेणी रेजोनेंस सर्किट का क्या होता है? परिणामी जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्तिव्यय होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है उसका शक्तिव्यय कितना होता है? तो ऑप्शन दे रखा है हमारे को इकाई, अनंत, शून्य और अधिकतम। अगर फ्रेंड्स कभी भी शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की बात है, वैसे शुद्ध इंडक्टिव परिपथ कोई होता नहीं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, ये सब फ्रेंड्स आदर्श बातें ही है। ठीक है, वैसे कोई भी परिपथ शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सर्किट में जरूरी नहीं है खाली इंडक्टर हो, उसके अलावा रेजिस्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें खाली शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की जिसमें कोई लगी हुई। ठीक है, तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्तिव्यय हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? 0 होता है। ठीक है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्तिव्यय क्या होता है? हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, क्वेश्चन नंबर 11। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात होता है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है क्रेस्ट फैक्टर, ऑप्शन बी फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन सी आयाम, ऑप्शन डी पी फैक्टर। तो फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात हो रही है। ठीक है, उसमें अनुपात किसका दिए? प्रभावी मान। ठीक है, प्रभावी मान और औसत मान
यानी कि एवरेज वैल्यू। प्रभावी मान को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आरएमएस मान बोलते हैं, ठीक है। प्रभावी मान को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस में वैल्यू भी बोलते हैं, या फिर वर्ग माध्य मूल मान भी बोलते हैं, ठीक है। औसत मान को क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात क्या होता है, तो देख लेते हैं। क्रेस्ट फैक्टर नहीं होता, फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं, फॉर्म फैक्टर होगा नहीं होगा। ऑप्शन सी आयाम, आयाम तो होता ही नहीं। आयाम क्या होता है, अधिकतम वैल्यू। तो पीक फैक्टर क्या होती है, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर भी क्या होता है, अधिकतम मान ही होता है, ठीक है। पीक फैक्टर क्या होती है कि क्या होती है, पीक टू पीक वैल्यू होती है, तो ठीक है। पीक टू पीक वैल्यू क्या है, यानी कि शिखर से शिखर मान होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है कि प्रत्यावर्त धारा परिपथ प्रभावी मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, प्रभावी मान औसत मान का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र द्वारा मापा गया औसत मान क्या होता है। ऑप्शन है शिखर मान, ऑप्शन बी आरएमएस मान, ऑप्शन सी औसत मान और ऑप्शन डी आयाम। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स आंसर, इसका आंसर होगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। कोई भी मापक यंत्र है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही दर्शाता है, ठीक है, या फिर प्रभावी मान भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल मान है या फिर आरएमएस वैल्यू हमेशा कौन दर्शाता है, जो मापक यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है, मेजरमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को ही डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। रेजोनेंस सर्किट है तो आवश्यक शर्त होती है, रेजोनेंस सर्किट है तो आवश्यक शर्त क्या होती है कि एक्सेल क्या होता है, एक्सी से बड़ा होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं चिन्ह की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर चिन्ह जिनको पता नहीं, मैंने प्रीवियस क्लास में चिन्ह के बारे में बताया था, ठीक है। वैसे छोटी क्लास में हमने देख रखा है ग्रेटर देन, स्मॉल देन, ठीक है। अभी कुछ बच्चे भूल भी चुके होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ इस चिन्ह के बारे में। जिस साइड ये चिन्ह, ये मुंह आपको खुला दिख रहा हो, जो जिस साइड ये मुंह खुला रहता है वो राशि हमेशा बड़ी होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ रखनी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको एक्सेल बड़ा है एक्सी से, ऑप्शन बी दे रखा है एक्सेल बराबर एक्सी के, ऑप्शन सी दे रखा है आपको एक्सी छोटा है एक्सेल से, यानी कि एक्सेल बड़ा है एक्सी से, बात यही होगी, ठीक है। एक्सी छोटा है एक्सेल से। ऑप्शन डी आपको दे रखा है एक्सेल बड़ा है, सॉरी एक्सी बड़ा है एक्सेल से, ठीक है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपको, एक्सी क्या है, बड़ा है एक्सेल से। ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपको कि एक्सेल बड़ा है, एक्ससी एक्सेल से बड़ा है, ठीक है। तो रेजोनेंस सर्किट है तो यानी अनुनाद परिपथ, तो आवश्यक शर्त क्या होती है कि एक्सेल जो होता है यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है संधारित्र प्रतिघात के बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 देख लेते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन, किसी ऐसी परिपथ में इंडक्टर का मान, किसी ऐसी परिपथ में इंडक्टर का मान दे रखा है हमारे को 0.5 हेनरी और उससे प्रदाय आवृत्ति दे रखी है हमारे को 50 हर्ट्ज। तो परिपथ का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला तो सीधा सीधा, ठीक है, उससे इस सर्किट का टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको क्या होता है। जिन बच्चों ने नई चैप्टर को पढ़ा तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सेल बराबर में 2πfl, ठीक है। एक्सेल बराबर 2πfl से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूँ, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया 2, पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रिक्वेंसी वैल्यू कितनी है 50, फ्रिक्वेंसी वैल्यू कितनी रखी है 50, और आगे हमारे को क्या दे रखा, और आगे हमसे क्या पूछा है एल, ठीक है। एल यानी क्या, इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर की वैल्यू पूछी है तो इंडक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इंडक्टर की वैल्यू 0.5 हेनरी, कितनी दी है 0.5 हेनरी। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, लगभग 1574 के आसपास, यानी सॉरी इसका आंसर लगभग कितना आएगा 156 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 157 ओम इसका आंसर होगा, ठीक है। जो परिपथ का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा 157 ओम होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, 2πfl वाले फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो इसका सीधा सोल्व आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है, सीधा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड नहीं, स्टेप का मैंने आपको न्यूमेरिकल करा भी रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है,
कि 2 × पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी वैल्यू कितनी रखनी है 50, उसके बाद इंडक्टर की वैल्यू इंडक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5 हेनरी है। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आएगा 157 ओम आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा 157 ओम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसी परिपथ में प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात होता है। किसी ऐसी सर्किट में प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात होता है। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक कोज फाई वाला फैक्टर बताया था। ठीक है, एक मैंने आपको क्या बताया था कोज फाई वाला फैक्टर बताया था। तो कोज फाई क्या होता है R/Z। ठीक है, तो R/Z आपको पता ही क्या होता है कोज फाई यानी कि पावर फैक्टर। ठीक है, तो प्रतिरोध और इम्पीडेंस का अनुपात क्या होता है पावर फैक्टर। रूप गुणांक को क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। तो इस ये आंसर नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, धारा भी नहीं होगी और शक्ति भी नहीं होगी। तो प्रतिरोध किसी ऐसी सर्किट में प्रतिरोध इम्पीडेंस का अनुपात क्या होता है शक्ति गुणांक को ही व्यक्त करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पावर फैक्टर सुधारने का उपाय है। ठीक है, कोई सर्किट है जिसका पावर फैक्टर क्या है फ्रेंड्स कम है, तो इस सर्किट के पावर फैक्टर को हम कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे दे रखा है डीसी जनरेटर संयोजित करना, ऑप्शन बी दे रखा है लोड को कम करना, ऑप्शन सी दे रखा है शंट कैपेसिटर का संयोजन, ऑप्शन डी दे रखा है लोड में वृद्धि करना। अगर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आ रहे हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड होने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाए। आपने पिछला हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपने कितनी मेहनत की होगी टॉपिक को देखकर। तो आप जब तक क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे तो आपका चैप्टर पूरा नहीं मान जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इतना ही ज़रूरी जितनी हमारी थ्योरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखिए यहाँ से। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेटर से हो पाए। तो पावर फैक्टर सुधारने का उपाय क्या होता है। ऑप्शन ए डीसी जनरेटर संयोजित करना, ऑप्शन बी लोड को कम करना, ऑप्शन सी शंट कैपेसिटर का संयोजन, ऑप्शन डी लोड में वृद्धि करना। ये फ्रेंड जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आप साथ साथ में आप भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर सोच सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो पावर फैक्टर सुधारने का उपाय क्या हो सकता है कि डीसी जनरेटर संयोजित करना, ऑप्शन बी लोड को कम करना, ऑप्शन सी शंट कैपेसिटर का संयोजन, ऑप्शन डी क्या होगा लोड में वृद्धि करना। तो फ्रेंड्स पावर फैक्टर सुधारने का 2 उपाय होते हैं। कौन कौन सा, एक तो परिपथ में सिंक्रोनस मोटर जोड़कर, ठीक है, और दूसरी शंट कैपेसिटर का संयोजन। ठीक है, तो शंट कैपेसिटर के संयोजन से क्या होता है पावर फैक्टर सुधरता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वैद्युतिक आवेश एकत्रित करने वाली युक्ति होती है। वैद्युतिक आवेश एकत्रित करने वाली युक्ति होती है, तो वैद्युतिक आवेश कौन सी युक्ति एकत्रित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स संधारित्र। वैद्युतिक आवेश कौन सी डिवाइस युक्त करती है, कौन सी आवेश इकट्ठा करती है, तो वो करती है संधारित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक 50 पिको फैराड का, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छा है, आप जरूर देखिए क्वेश्चन को, आपको अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन को जरूर देखिए। ठीक है, एक 50 पिको फैराड है, ये फ्रेंड्स क्या है पीएफ यानी पिको फैराड। एक 50 पिको फैराड के संधारित्र के समांतर में, एक 50 पिको फैराड के संधारित्र के समांतर में कितने मान का संधारित्र लगाया जाए। एक 50 पिको फैराड के संधारित्र के समांतर में कितने मान का संधारित्र लगाऊं कि तुल्य धारिता का मान कितना हो जाए 150 पिको फैराड हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमारे को समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन का क्या होता है सीटी यानी कि टोटल कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस में C2। यहाँ पर हमारे पास 2 ही संधारित्र है तो C1 प्लस C2 ही लेंगे। अब हमारे को CT की वैल्यू कितनी दी है, तुल्य धारिता का मान क्या पूछा है कि तुल्य धारिता का मान कितना हो जाए 150 हो जाए। तो तुल्य धारिता मैं मान लेता हूँ 150। ठीक है, अब मेरे को एक संधारित्र की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 पिको फैराड। ठीक है, मेरे को ज्ञात क्या करना है इसमें C2। तो आपको पता ही होगा कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हमारे टोटल तुल्य धारिता पूछ लिए कि 150 पिको फैराड हो जाए। तो 50 पिको फैराड के समांतर क्रम में कौन सा हम संधारित्र लगाए
कि टोटल जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाए, 150 आ जाए। तो कौन सा जोड़ेंगे, तो 150 में से आप 50 को घटा लीजिए तो क्या आएगा आंसर, 100 फेरेड आएगा। ठीक है, तो 100 फेरेड का आपको कैपेसिटर जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसको उल्टा भी करके दे सकते हो कि 100 फेरेड आपका आंसर सही है नहीं है, आप चेक करके भी दे सकते हो। तो 100 फेरेड है हमारे पास में, उसके अलावा क्या है प्लस में 50 पिको फेरेड है। तो इसका जब हम योग करते हैं कितना आता है, 150 पिको फेरेड, यानी तुल्य दायित्व हमारे पास कितना आ रहा है, 150 पिको फेरेड आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो तुल्य दायित्व हमारी ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो तुल्य दायित्व समांतर हम कैसे निकालते हैं, CT बराबर C1 प्लस में C2 से। ठीक है, तो हमारे को टोटल CT दे रखी है, टोटल CT कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है, और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C1 की वैल्यू हमने दे रखी है 50, और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है वो फाइंड आउट करनी है। तो जब हम CT में से C1 की वैल्यू जब लेस करेंगे तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि CT क्या होता है, CT बराबर क्या होता है, C1 प्लस में C2 होता है। CT की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 150, और C1 की वैल्यू कितने रखते हैं, 50। तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ जाएगी 150 में से 50 जब लेस करेंगे तो हमारे कितना आंसर आएगा, 100 आंसर आएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं, क्वेश्चन ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात यानी कि XC का मान परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती समझ सकते हैं आप, है ना, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन सी दे रखा है आरोपित वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन डी दे रखा है आरोपित वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, XC बराबर में 1/2πfc। XC बराबर क्या होता है, 1/2πfc। तो जो कैपेसिटिव प्रतिघात है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है। ठीक है, किसके व्युत्क्रमानुपाती, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि अगर मैं 2π तो ये कांस्टेंट वैल्यू और C भी क्या कांस्टेंट वैल्यू अगर मानूँ तो XC किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी का होगा। ठीक है, तो XC किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, फ्रीक्वेंसी के होगा। XC किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, फ्रीक्वेंसी का। तो कैपेसिटिव प्रतिघात जो होता है उसका मान किसके अनुसार चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती, यानी कि XC व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, विलोमानुपाती होती है XC के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिरोध और प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने में प्रयुक्त सूत्र है। प्रतिरोध और प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने में प्रयुक्त सूत्र है। ठीक है, तो एक हमारे पास में सर्किट में दे रखा है रजिस्टर, और एक दे रखा है प्रतिघात यानी कि X। प्रतिघात यहाँ पर कोई भी हो सकता है, चाहे प्रेरक के प्रतिघात भी हो सकता है और संधारित्र प्रतिघात भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे को ये नहीं पता है कि संधारित्र प्रतिघात या फिर प्रेरक के प्रतिघात, यहाँ पर नॉर्मल प्रतिघात की बात हो रही है, यानी कि रिएक्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका अगर मैं टोटल इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा निकालता हूँ, क्या निकलेगी, √ में R² प्लस में XL का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, Z बराबर R² में प्लस में XL का होल स्क्वायर। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी क्या दे रखा है, Z बराबर R प्लस में X, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, R² - X², तो ये भी गलत है। तो प्रयुक्त सूत्र क्या होता है, Z बराबर R² प्लस में X का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर बोल देता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम क्या लिखते हैं, R² प्लस में XL का होल स्क्वायर। अगर संधारित्र प्रतिघात था तो हम क्या लिखते हैं, R² प्लस में XC का होल स्क्वायर ही आता। ठीक है, तो यहाँ पर खाली प्रतिघात की बात हो रही तो R² प्लस में XC² ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट भी करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।